जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए आज हम लोग अपने जो फिजिक्स है 12th क्लास का उसका चौथा पाठ यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व का बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे, पूरा बढ़िया से एकदम हल के साथ। और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें हम ऐड कर दिए हैं ताकि एकदम पूरा चैप्टर का अच्छा से रिवीजन हो जाए आप लोगों का और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन कर सकें। तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से इसके साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात और कि आप लोग पूरा चैप्टर अगर पढ़े रहेंगे तभी इस वीडियो को आप अच्छा से समझ पाइएगा। यानी कि जो चौथा पार्ट है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसको आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तभी आपको ये वीडियो अच्छा से समझ आ सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, हम लोग इसमें पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र का ना इसमें बीमा टिक करना है कि इनमें से कौन सा सही बीमा है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे टिक कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का बीमा। आप इसका देखिए एक सूत्र जानते होंगे। चलिए एक सूत्र से इसको बनाते हैं। एक सूत्र होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का निकालने के लिए। एक सूत्र है B बराबर I एल वी एक सूत्र होता है। ILV साइन थीटा होता है, जिसमें अगर 90 डिग्री का स्थिति हो तो ये ILV हो जाएगा। यहाँ से आप निकालिए B बराबर कितना होगा। तो B बराबर निकालते हैं अगर तो आपका आएगा F बटा में IL। F बटा में कितना IL, I और L, यहाँ पर छोटा L हम लिख देते हैं। लीजिए अब देखिए इसका बीमा रखना है तो F माने बल होता है, बल का होता है ML T के पावर -2 बीमा होता है ना। बीमे सूत्र I का बीमे सूत्र, इसमें तो हर जगह I दिया हुआ है तो हम बीमे सूत्र इसका I ले सकते हैं ना। ऐसे आप विद्युत धारा का बीमा A भी ले सकते हैं, ठीक। और लंबाई का L होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, L से L तो इसमें कट रहा है तो इसमें बीमा कितना बनेगा बताइए। इसमें L नहीं रहेगा, I है, M है, T है। I ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा I का पावर -1, L तो नहीं रहेगा। और यहाँ पर M है तो M और L कट जा रहा है तो L का पावर 0 लिखा सकता है और T का पावर कितना बच रहा है -2। तो आप देख सकते हैं ये I का पावर -1 किसी में, हाँ यहाँ दिया हुआ देखिए, I का पावर -1, M, L का पावर 0, T का पावर -2। ये A नंबर यहाँ पर सही हो रहा है ना। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। देखिए 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर इनमें से कौन है। देखिए इसमें क्या दिया, हर जगह वेबर लिख दिया है। क्या आप वेबर के बारे में जानते हैं? देखिए आपको बता रहे हैं वेबर क्या चीज होता है। जिससे एक सूत्र होता है फ्लक्स का, फाई बराबर B/A। तो अगर इसमें देखा जाए तो फाई के मात्रक को वेबर बोला जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ये। बी का हो जाता है टेस्ला, बी का क्या हो जाएगा टेस्ला। और एरिया का हो जाएगा क्या चीज, एरिया का मात्रक आपका हो जाएगा, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो बताइए कितना आएगा टेस्ला बराबर, यहाँ पर टेस्ला पूछा है ना तो टेस्ला बराबर हो जाएगा वेबर बटे में मीटर स्क्वायर। अगर हम लिखें तो टेस्ला बराबर कितना होगा, टेस्ला बराबर कितना होगा वेबर बटे में ये भागा में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वेबर अब बटा में मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसमें 5 टेस्ला दिया है, 5 टेस्ला, तो हम हर जगह 5, यहाँ भी 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 ले लेते हैं, है ना। इसके गुणा में 5 है तो इसके भी गुणा में 5 है, 5 5 कट जाएगा फिर वापस सही हो जाएगा।
तो देखिए 5 टेस्ला और 5 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, 5 वेबर बटे मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया है आपका। ए नंबर आपका आंसर यहाँ पर सही हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। अच्छे से आप रुक रुक करके आप लोग भी इसको ट्राई किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है तीसरा नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसने बताया था कि जब किसी तार में से धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबक बन जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति ओस्ट्रेड थे, 1820 ईस्वी में ऐसा करके बताए थे। ओस्ट्रेड, यहाँ पर ओस्ट्रेड सही है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। देखिए क्या कर रहा है, बायो-सावर्ट का जो नियम होता है ना, उनका सदिश रूप, जो सही सदिश रूप है वो बताना है। तो देखिए आपको बायो-सावर्ट का हम सदिश रूप लिखना सिखाए थे। देखिए ऐसे होता है, देखिए बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप अगर हम लिखें तो बायो-सावर्ट के नियम जो होता है डीबी, वो होता है म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा कैमरे में, है ना। चलिए देखिए, तो ये सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में कैसा हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू, देखिए आई डी एल, है ना, साइन थीटा, अब बटे में आर स्क्वायर। ये तो जस्ट लिख दिए, लेकिन सदिश रूप चाहिए, यहाँ पे सदिश चिन्ह देंगे, इधर सदिश देंगे तो इधर सदिश अब जरूरी है। अगर कोई नहीं लेगा तो एक इकाई सदिश बना दिया जाता है, आर कैप, है ना, आर कैप लिखते हैं। और अगर सदिश रूप हमें लिखना हो, देखिए अगर सदिश रूप लिखना हो तो हम यहाँ से एक सदिश रूप आपको बताए थे। देखिए ऐसे हो जाता है सदिश रूप, यहाँ से अगर लिखना हो तो ये हो जाता है डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे में कितना 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और ये आर कैप और डीएल को मिला करके हम लोग ये बना देते हैं इस तरह से आई, और ये हो जाता है आपका डीएल वेक्टर, है ना, डीएल वेक्टर, देखिए क्रॉस क्या आर कैप। देखिए ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आप लोग सूत्र जानते होंगे क्रॉस का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये इनके क्रॉस हो गया, इसको उभारेंगे वापस करेंगे, साइन वापस आ जाएगा ना। तो ये भी एक सदिश रूप इसका हो सकता है, ये एक सदिश रूप है। और नहीं तो एक और इसका सदिश रूप हो सकता है, देखिए ऐसे म्यू नॉट बटे में 4 पाई, हम इसी को बना नीचे की तरफ, तो ऐसे बन जाएगा आई ये डीएल साइन थीटा बटे में कितना आर स्क्वायर, और इसका होता है इकाई सदिश का सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो इस सदिश का यही जो सदिश इसका परिमाण लीजिएगा तो तिर हट जाता है, इसको गुना कर देंगे तब भी एक बन जाएगा। तो ये बनेगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और क्या बनेगा ये हो जाएगा डीबी वेक्टर बराबर 4 पाई, ये हो जाएगा आई, और यहाँ बन जाएगा हम लोग का ऐसे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। देखिए डीएल वेक्टर क्रॉस क्या चीज आर वेक्टर, और बट्टा में लिख देते हैं हम यहाँ पर आर स्क्वायर, आर गुणा कर देते हैं आर क्यू हो जाएगा। तो ये भी सदिश रूप हो सकता है ना। यहाँ पे 2 तरीके हैं सदिश रूप लिखने के। अब देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आप लोग मूल क्वेश्चन में अच्छे से मिलाइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें से कौन सा आपका दिया है, देखिए आप ध्यान से मिलाइए। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, ए नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है ना। इसमें तो आर कैप दिया ही नहीं है, ना आर वेक्टर दिया है, इसमें आर कैप दिया है लेकिन यहाँ आर क्यू कर दिया। आर कैप जब लेते हैं तो यहाँ पर नहीं आर क्यू, दोनों पर जब वेक्टर है तब यहाँ पर आर क्यू है, या आर क्यू दिया है तो यहाँ वेक्टर होना चाहिए था,
नहीं दिया है वेक्टर, आर कैप दिया। यहाँ यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है ना। देखिए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता पूछ दिया। देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता, देखो आप लोग बता दें, अपेक्षिक चुंबकशीलता ये होता है सूत्र म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जब वेव सावर्ट का नियम पढ़ा रहे थे ना, ये उसी समय बताया था आप लोग को, है ना। ये सूत्र आप लोग को, ये कहलाता है निर्वात का चुंबकशीलता, ये माध्यम, सॉरी, ये निर्वात का चुंबकशीलता, ये माध्यम का चुंबकशीलता, और ये चुंबकशीलता बोलते हैं। तब पूछा है अपेक्षिक चुंबकशीलता ना, तो इसी का नाम है, माध्यम की चुंबकशीलता को ही अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसका मान आप बता सकते हैं कितना आएगा। इसका मान म्यू आर बराबर क्या होगा, म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नॉट। म्यू आर बराबर कितना आएगा बताइए, म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नॉट। ये ऑप्शन कहाँ दिया, देखिए म्यू बटा में म्यू नॉट, देखिए वहां उल्टा दिया हुआ है, म्यू बटा हाँ यहाँ दिया हुआ है। ये ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 6, देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा है ना। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कैसे रहता है, कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री। देखिए ऐसे पूछा है, देखिए आपको बताते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबक, देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये वृत्तीय कुंडली है, इसमें धारा मान लीजिए इस तरह से बह रहा है, देखिए ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, इसमें से ऐसे धारा फ्लो हो रहा है ना, एक में जाता है एक में आता है, ऐसे है ना। तो मान लीजिए इसमें धारा जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र पता करना था, कैसे करिएगा, यहाँ से चुंबक क्षेत्र करिएगा तो इसे भीतर की तरफ होगा, भीतर की तरफ होगा, यहाँ इसके चलते हुए भीतर की तरफ होता है नियम ना, कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठा को धारा की दिशा में करके इसको मोड़ते हैं तो चुंबक क्षेत्र, तो ये सीधे नीचे जा रहा है। सीधे नीचे का मतलब क्रॉस चुंबक क्षेत्र बन रहा है, सीधे नीचे। और कॉइल ऐसे है, कॉइल ऐसे है, तो चुंबक क्षेत्र ना सीधे नीचे की तरफ है, यानी कुंडली के सापेक्ष लंबवत चुंबक क्षेत्र होता है। कुंडली के सापेक्ष कैसा होता है, लंबवत, यानी कि लंबवत चुंबक क्षेत्र। ऐसे वो भीतर की तरफ है ना, इस तरह से है, तो डायरेक्ट भीतर है कुंडली, तो ऐसे है चुंबक क्षेत्र भीतर की तरफ जा रहा है, तो वो लंबवत कहेंगे। कुंडली के तल में नहीं, तल मतलब कि ये कुंडली का तल है, इसी के तल में इधर जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना भीतर जा रहा है वो, तो कुंडली के तल के लंबवत, ये सही है ना। कुंडली के तल से 45 डिग्री नहीं, ऐसे तिरछा थोड़ा निकलता, कुंडली के तल से 180 डिग्री पर, ये तल से 180 डिग्री इधर 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 जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सीधे लंबवत होता है, ठीक। ये हो गया इसमें, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, देखिए एक वृत्ताकार लूप है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर दिया है, आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान भी b/8 होगा, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था, है ना। चुंबकीय क्षेत्र मान कितना होगा, b/8 होगा। जरा इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पर था ना, ये देखिए ये कैसे है। देखिए एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। देख क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, थोड़ा सा ये लंबा कुछ मतलब है, गौर से देखिएगा ये किस तरह से कह रहा है। देखिए जितना बोला है ना, उसको अगर हम चित्र में बनाए तो ऐसा होगा। एक वृत्तीय कुंडली है, ऐसे ये वृत्तीय कुंडली है,
अब वृत्तीय कुंडली के में ना आई धारा बह रहा है, मान लीजिए तार कटा हुआ है, ऐसे तार कटा हुआ है यहाँ से और धारा इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसकी त्रिज्या उसने आर बताया है। तो आपको पता है क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट आई बट्टे में 2r। देखिए समतल कुंडली के केंद्र पर या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र इसमें n भी होता है अगर ढेर ज्यादा फेर आता है तो। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ना, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो। कह रहा है कि जो वृत्त हम बनाए हैं ना, उसका जो केंद्र है, केंद्र से कितनी दूरी पर जाए कि चुंबकीय क्षेत्र b/8 रह जाए, यानी जितना केंद्र पर चुंबक है ना b, उसका 8वां भाग ही बचे, कितना दूर जाएंगे तो ऐसा फील होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली के, जो वृत्ताकार कुंडली है ऐसे, इसके केंद्र से हम अक्ष पर कितना दूरी पर जाएंगे कि वहां चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, नया चुंबकीय क्षेत्र, वो b/8 होगा। b डैश हम मान रहे हैं, b डैश का मान कितना होगा, b/8 होगा। त्रिज्या वही कैपिटल आर है। तो ऐसा का सूत्र आप लोगों को बताया है ना। नया चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर जाना हो, अक्ष पर दूर जाना हो तो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो देखिए कितना है, नया चुंबक क्षेत्र दे दिया कि b/8 है, ये b/8 है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/8 इंटू बी लिख सकते हैं, 1/8 इंटू बी गुना करेंगे तो बी एकम बी फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो 1/8 गुने बी से वापस आ जाएगा। अब एक और बात, ये जो बी है इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहीं पर इसी समय थोड़ा स्टेप कम करने के लिए बी का मान रख देते हैं। कितना है, म्यू नॉट आई बटे में 2r, है ना, बराबर ये उतार देते हैं जस्ट उसी तरह से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ से आप लोग चाहें तो हल भी कर सकते हैं, सिर्फ अब यहाँ पर हल करना है। तो हल कैसे करेंगे बताइए। देखिए म्यू नॉट आई से ना म्यू नॉट आई यहाँ पे कट जाएगा, है ना, ये 2 से ये 2 भी कट रहा है। अब देखिए अब क्या बच रहा है इसमें, इसमें बच रहा है 1/8r बराबर आर स्क्वायर बट्टे में, आर स्क्वायर बट्टे में क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो अब देखिए तो इसको 1 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये ऐसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8r3। देख लीजिए आर स्क्वायर और आर, ये 8r3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हम आपको इस तरह से बताएं कि एकदम केवल आसान आसान क्वेश्चन नहीं बताते हैं, हम आपको हर तरह का क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप एग्जाम में जाएं तो अच्छे से कर सके वहां आप। देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 2r का क्यूब, कितना हो गया देखिए, कर सकते हैं ना। अब एक और बात, ये जो 3/2 है इसको उधर जब देते हैं तो 2/3 हो जाता है ना, ये उधर जाता है तब बदल जाता है। जैसे यहाँ 1/2 होता है तो वह उधर 2/1 हो जाता है ना, ये आप घातांक के नियम के अनुसार ये हो रहा है। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो कैसे बचेगा। देखिए आप लोग को बढ़िया से बताएं एक बार पहले भी इतना, और 2 का स्क्वायर 4 और ये आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो फाइनल यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, हमें
कितना दूरी पे एक्स का मान निकालना था ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4r² और माइनस में ये r², तो ये कितना हो जाएगा। देखिए आप लोग हम ट्रिक भी बताएंगे इसका, पहले आप बेसिक तरीका से देखिए तब इसका ट्रिक भी देखिएगा। देखिए इतना, तो फाइनल कितना आएगा, एक्स बराबर रूट में कितना आएगा 3r², तो एक्स और कितना आएगा यह जगह √3r। देखिए ऑप्शन उसमें दिया है √3r, इसका मेन आंसर हो रहा है। देखिए तो √3r इसमें दिया है कि नहीं, √3r दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया है, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो रहा है, सी नंबर है ना। लेकिन हम जो बनाने तरीका है वो थोड़ा बड़ा तरीका है, इसको और शॉर्ट में बनाना हो और संक्षेप में इसको करना हो तो देखिए आपको हम कैसे बता रहे हैं। छोटा में अगर बनाना हो तो देखिए कैसे होगा, जो एक्स का मान होता है ना वो कैसे होता है, तो आर है ना, और इसको रूट में कर देना होता है। जो भी यहाँ पर भाग है, जो भी डिवाइड में रहेगा ना, डिवाइड का घनमूल निकाल करके स्क्वायर करके -1 कर दीजिए। देखिए तो कैसे हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। डिवाइड में क्या यहाँ पर 8 है, तो 8 का घनमूल कर दीजिए और उसका स्क्वायर करके 1 घटा दीजिए, तो कितना आएगा। 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, और 2 का स्क्वायर -1 कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो जाएगा आर, ये रूट में कितना है 4 -1, तो ये आ जाएगा r√3, इसी को √3r कहा जाता है, √3r है ना। देखिए छोटा में बन गया थोड़ा सा, तो ऐसे ये ट्रिक इसका हो गया। अगर ये एग्जाम में आए तो आप इसको बना भी सकते हैं अच्छे से। देखिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो है आप लोग रुक रुक करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक ना, इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो जो √3r इसका आंसर हो गया। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे सीधे चालक, देखिए लंबा एकदम चालक है, एकदम सीधा है, लंबा सीधा चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। देखिए क्या कह रहा है, लंबे सीधे चालक, देखिए और हम यही बता दें इसको, ऐसे है एक लंबा सीधा चालक है ना, और लंबा सीधा चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, आर दूरी पर क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है ना, चुंबक क्षेत्र। तो इसका भी हम लोग बनाए हैं विस्तृत तरीके से, ऐसे इसको प्ले करते हैं। ये एम्पियर के परिपथीय नियम से बनता है। देखिए आपको एम्पियर का परिपथीय नियम से ऐसे इस तरीके से आप लोग को बताया है, एम्पियर का परिपथीय नियम B.dl है ना, बराबर μ0 I कुल लिया जाता है। तो इसको हम लोग हल करते हैं cos 0 डिग्री के माध्यम से अपना हल करते हैं पूरा, तो ये फाइनल आता है कितना, B बराबर आता है μ0 I, और ये dl का मान 2πr होकर के नीचे भागा दिया जाता है, तो यहाँ पर ऐसे आता है ना, तो ये होता है, ये इसका सूत्र है। ये ऑप्शन में देख लीजिए, और नहीं तो एक ऐसा भी हो सकता है। इसको न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको लोग 4π कर देते हैं, 4π कैसे, 2 से गुना करके, तो यहाँ पर बदले में 2I/r लेते हैं। ये सूत्र न्यूमेरिकल में काम आता है। देखिए कटा दीजिए, 2 से कटे इसको, 2 दूनी के 4, नीचे में 2 बचेगा, ऊपर 2 गायब, तो I बचेगा, ये r बचेगा, और ये 2 हो जाएगा तो 2π अपना आ जाएगा ना, कटा के देखिएगा ना 2 पे आ जाएगा। तो देखिए इसमें से ये कहाँ दिया है, μ0/4π 2I/r, ये किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो μ0/4π नहीं दिया का 2/r, ये नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो एप्सिलॉन होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे 4 पे यहाँ पे 2 होना चाहिए, और 3 का तो बात ही नहीं बनता यहाँ पर, है ना। ये नंबर ध्यान से इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते, एकदम घबराना नहीं है, एकदम बढ़िया से आगे बढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए अनंत लंबाई का सीधा तार है और उसमें 1 एम्पियर धारा बह रहा है ना। इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। जरा इसको देखिए कैसे बनेगा। लगता है यही वाला, जस्ट यही है। देखिए ऐसे है, यही वाला क्वेश्चन बल्कि है। 1 एम्पियर धारा बह रहा है, 1 एम्पियर। तो ये आई का मान हो जाएगा। आई का मान कितना हो गया? 1 एम्पियर। आई से 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। ये आर का मान हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो भी आप आर लें, छोटा आर लिए हैं क्या, छोटा आर कर देते हैं, है ना। तो यही यही सूत्र है, यही सूत्र इसी पर बैठा दीजिए। ये सूत्र क्या लिखा है? बी बराबर म्यू नॉट का मान बताइए। इसका मतलब है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होता है ना, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब बटे में कितना है? 4 पाई और इनटू कितना है? 2i। तो 2i का मान कितना दिया है? 1 एम्पियर गुने 1 एम्पियर, है ना। अब बटे में क्या दिया है? आर का मान दिया है 1 मीटर। तो देखिए मीटर से ये मीटर कट जाता है, एम्पियर एक तरह से बटा के नीचे है तो एम्पियर से एम्पियर भी कट जाता है, 4 पाई से 4 पाई कट जाता है। तो क्या बच गया बताइए, क्या बच गया? सिर्फ बच गया 2 और इसमें आपका बच गया 10⁻⁻7, केवल टेस्ला बच गया। सही भी है, टेस्ला बी है निकल रहा है। बी मतलब चुंबक क्षेत्र, और चुंबक क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला ही होता है, तो टेस्ला आना भी चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बन गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा हम लोग का सही हुआ था? ये 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, ये सी नंबर सही हो रहा है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो अब आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ना क्वेश्चन को ना रुक करके बनाने की भी ट्राई करिए। क्वेश्चन को रुक रुक करके बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में मतलब कि एक लंबाई में, है ना, n फेरे तारों वाली एक परिनालिका है। देखिए क्या कह रहा है, में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया ये। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि परिनालिका है, ऐसे परिनालिका हम लोग बनाते हैं और परिनालिका में चुंबक, इसमें बहुत सारा तार होता है ना, तो हम लोग ऐसे कटिंग बना के बनाते हैं, हल करते हैं इसको। तो इसके भीतर में चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो एकांक, इसका सूत्र आता है बी बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो म्यू नॉट n आई, ये इसका सूत्र आता है, म्यू नॉट n आई, है ना। या इसका एक और सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बी म्यू नॉट n का मतलब कितना होता है। तो देखिए अगर इसका लंबाई टोटल कितना है, इसका टोटल लंबाई अगर मान लीजिए कि L है, L है और इसमें कुल फेरा की संख्या कितना है? N है। कुल फेरा की संख्या N है तो हम ऐसे बना सकते हैं कि L लंबाई में N फेरा है तो एकांक लंबाई में कितना फेरा? N बटा में L। एकांक लंबाई में फेरा को ही तो छोटा n बोला जाता है, तो हम छोटा n के जगह पर ना कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई बैठा सकते हैं गुने आई। ये भी सूत्र इसका हो जाएगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देख लीजिए दोनों में से कौन सा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना। ऐसे दिया है मिनट, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है बी नंबर ऑप्शन, है ना। ध्यान से इसको आप लोग अच्छे से देख के बनाते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। चलिए ये देखिए तो क्या लिख रहा है, समरूप वेग से, समरूप वेग से, ध्यान दीजिएगा, समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। एक आवेश है एकदम समरूप चाल से चल रहा है
तो वो क्या उत्पन्न करेगा बताइए। समरूप वेग से चल रहा है ना, तो समरूप वेग से चलता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। यहाँ क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है बच्चों। देखिए आपको बता दें एक बार कि अगर आवेश जो है ना रुका रहता है ना, तो रुका हुआ आवेश ना सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है जब रुका रहेगा तब। अगर वही आवेश त्वरित गति करेगा, त्वरित गति करेगा मतलब चाल वृद्धि के साथ या चाल में कमी के साथ गति करेगा, तो उस समय जो होता है ना वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। तो ये हो गया। देखिए एकदम मजे से बन रही है हमारे साथ, तो मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में जरा गौर से क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों ने जरूर एक बार क्वेश्चन को ट्राई करा करिए। चुंबकीय क्षेत्र बी में है ना, भी वेग से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। देखिए बल का व्यंजक पूछ रहा है क्या, बी चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यहीं पे इसको बना देखिए चित्र बन जाएगा। देखिए यहाँ पर चुंबक क्षेत्र है, बी चुंबक क्षेत्र है। अब बी चुंबक क्षेत्र में भी वेग से गतिमान आवेश, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र है, इसी में कोई आवेश गति कर रहा है ऐसे ऐसे, किस वेग से, चुंबक क्षेत्र सब है और ये आवेश का वेग है, ये आवेश है q, ये गति कर रहा है, तो चुंबक क्षेत्र उस पर बल लगाता है। पता है कितना बल लगाता है, चुंबक क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है ना वो होता है कितना, q v क्रॉस बी, q v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे लॉरेंज ने सबसे पहले खोज किया था, है ना। और सदिश रूप में उधर लिख रहे हैं, तो इधर भी सदिश रूप हमें, इधर सदिश दिए इधर भी सदिश देना चाहिए ही चाहिए। तो इस आधार पे कौन सा सही हो रहा है, एफ है ना, क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में है ना, तो लगने वाले बल का व्यंजक है ना, लगने वाला बल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एफ एम होता है, ये चुंबक द्वारा बल, बाह्य चुंबक द्वारा आवेश पर बल लगता है, तो एफ एम बराबर क्यू भी क्रॉस बी ये होता है। देखिए आखिर वास्तव में होता क्या है, जब ये आवेश चल रहा होता है ना तो एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, एक चुंबक क्षेत्र पहले से है, तो दो चुंबक क्षेत्र के कारण आपस में बल लगने लगता है। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, चलिए देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है ना, बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है भी वेग से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, बल पूछा है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है ना, बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है भी वेग से चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। बताइए यहाँ पर अभी सूत्र बताएं आपको, F बराबर कितना, Q भी क्रॉस क्या B। अगर आप इसको तोड़िएगा ना, मतलब कि अदिश रूप में ले जाइएगा, तो Q भी B साइन थीटा ये आएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर बल कह रहा है, तो देखिए F बराबर Q के यहाँ पर E लिख देंगे और भी बी साइन साइन समांतर चल रहा है ना, किसके समांतर, बी में, बी और भी समांतर है। क्वेश्चन देखिए, बी में बल रेखाओं के समांतर चुंबक क्षेत्र है ऐसे, ये चुंबक क्षेत्र है और चुंबक क्षेत्र का ये बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में आवेश भी वेग से इसके समानांतर चल रहा है, यानी कि आवेश का भी, आवेश का जो चलने का है ना जो दिशा है वो इसी के दिशा में चल रहा है। तो दोनों के बीच कोण कितना, दो समांतर है, 0 डिग्री कोण आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो कितना आएगा F बराबर, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो ई भी बी गुने कितना 0, देखिए यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो ये फाइनल 0 आएगा, तो हम लोग इसमें शून्य टिक करेंगे, ये सी नंबर यहाँ पर सही होगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए और इसको नोट्स पर ना करते चलना आप लोग, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
एक आवेशित कण भी वेग से विचुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है ना। तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक आवेशित कण है ना, भी वेग से विचुंबकीय क्षेत्र में, गौर करिए, ये चुंबक क्षेत्र है बी, इसी में भी वेग से गतिमान है। ये आवेशित कण है क्यू, और ये भी वेग से चल रहा है, भी वेग से चल रहा है। तो उस कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। करे कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, इफ बल कब ज्यादा होगा, तो क्यू भी बी साइन थीटा से इसको हम लोग समझते हैं। तो बल अधिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए, बल अधिक होने के लिए क्यू अधिक होना चाहिए, बी अधिक होना चाहिए, बी अधिक होना चाहिए। तो ये सब तो दे दिया है सवाल में। तब कोण पर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग ना। तो अधिकतम बल कब होगा बताइए, जब साइन का मान अधिक होगा। और साइन का मान अधिक कितने डिग्री पर होता है, साइन का मान अधिक होता है 90 डिग्री पर। अगर ये 90 डिग्री रहता है, 90 कैसे होगा बताइए, चुंबक क्षेत्र इधर है ना, तो आवेश को नीचे जाना चाहिए ऐसे, चुंबक क्षेत्र के लंबवत। अगर 90 डिग्री पर रहेगा ना, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो और साइन का सबसे बड़ा मान 90 पर ही होता है। तो उसी समय बल अधिकतम होगा। देखिए आवेश पर बल अधिकतम कब होता है, याद कर लीजिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश चले, चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत, लंबवत मतलब समझिए कि काटते हुए चले। चुंबक क्षेत्र जा रहा है इधर, तो वो उसको सीधे काटते हुए चले। चुंबक क्षेत्र को काटते हुए आवेश चलता है ना, तब उस पर बल अधिकतम लगता है। तो यह स्पष्ट यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, बी और भी एक ही दिशा में, माने बी और भी एक ही दिशा में। देखिए अभी तुरंत बना है पिछला क्वेश्चन, एक ही दिशा में 0 डिग्री होता है तो बल 0 न हो जाएगा। एक अधिकतम बल होगा, तो अधिकतम बल तो भाई एक ही दिशा में होगा ही नहीं, ये हम लोग अभी बना चुके हैं, ये होगा ही नहीं। बी और भी परस्पर लंबवत, हाँ ये हो सकता है लंबवत हो। भी और बी एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत किससे, ये कह रहा है कि बी आगे जाए आई भी पीछे जाए, तो विपरीत जगह तो साइन 180 डिग्री आएगा। साइन 180 का मान भी तो 0 होता है, तो ये भी आपका 0 मान देगा। बी और बी परस्पर 45 डिग्री पर, बिल्कुल नहीं भाई, ये आपका बी सही यहाँ पर है। ठीक, तो ये ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्धरता नीचे, देखिए चुंबक क्षेत्र डायरेक्ट नीचे की तरफ है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ना इलेक्ट्रॉन पर बल कैसा लगेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, पूरब दिशा में। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, पूरब दिशा में। देखिए इलेक्ट्रॉन किधर, इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है ना। मान लीजिए आप लोग फिलहाल कि आपके मोबाइल में इस साइड में पूरब है, इस साइड में पश्चिम है ना, और हमारे पीछे यानी मोबाइल में उत्तर है और आपके तरफ दक्षिण है। ऐसे मोबाइल करके बैठ जाइए, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। वेग का दिशा किधर है, तो वेग का दिशा इधर है, ये वेग का दिशा है। और चुंबक क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ, चुंबक क्षेत्र ये बी नीचे की तरफ है, ये बी और ये भी। तो क्या पूछा है, बल लगाया जाएगा। आप लोग को विस्तार से बताएं बल कैसे निकालते हैं, भी क्रॉस बी करते हैं। भी पर दाहिना हाथ निकालते हैं, दाहिना हाथ के अंगूठा और चारों उंगलियों को लंबवत करके, और चारों उंगलियों को भी पर रखते हैं, भी पर, और बी पर मोड़ते हैं। देखिए अंगुलियां सब के सब भी के साथ होना चाहिए, और मुड़ने के बाद में सब के सब बी पर चल जाना चाहिए। जो मान लीजिए कि मध्यमा उंगली मान लीजिए ये इसके साथ है ना, तो ये बी पर जाना चाहिए। और कलाई जो है ना हमेशा इस ज्वाइंट पर होना चाहिए। ऐसे मोड़ेंगे है ना, बी से मोड़ेंगे बी पर, तो अंगूठा भीतर की तरफ है ना, अंगूठा की तरफ भीतर की तरफ। इसे निकालने का कोई नियम है, लेकिन ये भी तरीका आप बना सकते हैं। ऐसे करके आप एक बार मोड़ने की जरूर ट्राई करिए। एक बार मोड़िए, हम देख रहे हैं कि आप मोड़ रहे हैं कि नहीं। मोड़िए एक बार जल्दी से। अंगूठा किधर जा रहा है, इधर। अंगूठा किधर जा रहा है, मोबाइल के भीतर है ना।
यानी कि मोबाइल के भीतर में हम अभी बताए थे उत्तर दिशा ना, उत्तर दिशा। तो ये उत्तर दिशा, लेकिन एक बात और, जब ये नियम लिखवाए तो बताया है कि जो मोड़ने पर जो आता है ना वो धनावेशों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपका लिखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ये तो ऋणात्मक आवेश है। ये बन रहा है धनावेश के लिए, तो अगर धनावेश जाएगा उत्तर तो ऋणावेश उसका उल्टा जाता है दक्षिण। यहाँ पर सही ऑप्शन ए नंबर होगा, है ना। आप लोग ध्यान से इसको देखे हैं तो दिन भर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बुझा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है, बताइए। कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है ना जहाँ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया ना, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई आवेशित कण गति करेगा तो पता है क्या होगा। ऐसे जब चलेगा ना तो इसका पथ मुड़ करके वृत्ताकार हो जाता है। हम विस्तार से आप लोगों को बताएं तो इसमें क्या लिखा है, तब कण के वेग का परिमाण बदलता रहेगा। देखिए देखिए, ये आवेशित कण क्यों है और ये वेग है, तो वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि वेग क्या है, सदिश राशि है। हर सदिश राशि में दो चीज होता है, क्या क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, और क्या होता है, दिशा होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। अगर यहाँ से वेग का परिमाण देखा जाए तो यहाँ से फेंके 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ही चलते रहेगा, यानी वेग का परिमाण अचर रहेगा। परिमाण क्या रहेगा, अचर रहेगा, परंतु दिशा देखिए, अभी जा रहा है ऊपर ना, यहाँ जाता है ना जब कण, तो उसका वेग का दिशा इधर रहता है, इधर तक दिशा बदल गया। अभी ऊपर दिशा है, अभी दिशा बदल के हो गया पश्चिम, यहाँ जाएगा दिशा नीचे की तरफ हो जाएगा। दिशा बदलता है, दिशा क्या हो रहा है, दिशा, दिशा बदल रहा है, दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो याद रखिए सदिश, सदिश जो होता है ना, वेग जो होता है वो सदिश राशि है ना, और वेग बदला हुआ माना जाएगा, क्योंकि वेग, वेग कब कब बदल जाएगा, सदिश राशि बदल जाता है यदि परिमाण और दिशा में से कोई बदल जाए तो यहाँ पर वेग बदला हुआ माना जाएगा, है ना। देखा लिख रहा है कण के वेग का परिमाण बदलता रहेगा, कण के वेग का परिमाण नहीं, परिमाण मतलब मान, यानी कि चाल उसका जो है वो बदलता रहेगा, नहीं चाल अचर रहेगा। कह रहा है कि क्या हुआ, परिमाण बदलता रहेगा, नहीं गलती कह रहा है, चाल उसका तो फिक्स है, वेग अचर रहेगा। तो वेग अचर नहीं रहेगा, वेग कब अचर, वेग का दिशा बदल रहा है भाई ना, तो वेग सदिश राशि है, तो दिशा बदल गया तो वेग बदल गया, तो ना ये सही है ना ये सही है। कह रहा है कि वेग अचर रहेगा जबकि वेग बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रहा है। संवेग का दिशा बदल रहा है, संवेग का दिशा, संवेग क्या होता है, P बराबर एम भी होता है, एम भी, और संवेग का दिशा वही होता है जो वेग का दिशा होता है। वेग का दिशा तो बदल रहा है तो संवेग का दिशा ही बदलेगा, संवेग का दिशा बदलता रहेगा। हाँ ये सही कह रहा। कण का, कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहेगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर बताएंगे तो द्रव्यमान बदलेगा, कण का नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। वेग का परिमाण बदल रहा है, नहीं, वेग का परिमाण तो अचर है, परिमाण अचर है, लिखवा देखिए वहां पर, तो ये दोनों अचर है तो गतिज ऊर्जा भी अचर रहेगा। ये कह रहा है कि कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहेगी, नहीं अचर रहेगा, ये भी गलती है। सही ऑप्शन इसमें सी है। देखिए हम आपको, आप लोग को एकदम आराम आराम से बता रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन जितना ही करें ना एकदम कंफर्म रहे, है ना। और 2 क्वेश्चन भी बढ़िया से कर लेते हैं ना तो उसके आसपास जितना पूछेगा सब आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में 90 डिग्री पर कोई आवेश Q चाल भी से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान है, आवेश का जो वृत्तीय पथ उसकी त्रिज्या का मान। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, 90 डिग्री पे कोई आवेश प्रवेश करता है तो त्रिज्या का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग ना ऐसे बना सकते हैं, देखिए इस तरह से, इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए जब कण न चुंबकीय क्षेत्र में, जब चुंबकीय क्षेत्र में कण चलता है ना, बताया आप लोग को वृत्ताकार रास्ता अपनाता है तो त्रिज्या का मान, तो एक सूत्र होता है, या अभिकेंद्रक बल
अभिकेंद्रक बल जो होता है एम वी स्क्वायर बटा में आर, वो अभिकेंद्रक बल कहाँ से मिलता है? तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल से मिलता है। तो ये तो लॉरेंज बल होता है, क्यू वी बी होता है, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इधर भी डबल है, इधर भी सिंगल है, कटेगा। तो एम भी बराबर हो जाएगा, ये आर से गुना कर देते हैं इसके नीचे एक मान करके, तो ये हो जाएगा आर क्यू बी। तो ये फाइनल आपका हो जाएगा कितना? बी त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या बराबर एम भी बटा में क्यू बी हो जाए, क्यू बी हो जाए, क्यू बी। देखिए ऐसे है ना, ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा स्पीड तेज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम लोग एम भी बटा में क्यू बी को हम लोग टिक करेंगे। देखिए तो एम भी बटा में क्यू बी, हाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक सीधे ऊपर की ओर चुंबक क्षेत्र है बी में, धनावेशित कण को पूर्व की ओर फेंकने पर, धनावेशित कण पूर्व की ओर फेंका गया है ना, और ऊपर की ओर क्या है? चुंबक क्षेत्र है। तो ये इधर जा रहा है और चुंबक क्षेत्र ये है। तो जो निकलता है ना बल की दिशा, बल की दिशा वो इसी सूत्र से निकलता है। और इसमें कहा गया है कि अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को भी पर रखना है, अब बी के ओर मोड़ना है, भी पर रखना है, बी की ओर मोड़ना है। अंगूठा देखिए मोबाइल से बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ का मतलब अभी हम बताएं आपको, दिशा उसी हिसाब से दिशा मान रहे हैं। तो इधर दक्षिण दिशा, इधर पूरब दिशा, इधर पश्चिम दिशा, और मोबाइल के भीतर यानी कि पीछे की तरफ उत्तर दिशा। तो अंगूठा किधर है बताइए? मोबाइल के बाहर की तरफ ना, तो इधर दक्षिण हम मान रहे हैं, दक्षिण। यहाँ पर बी नंबर सॉरी डी नंबर यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक, यहाँ पर डी नंबर सही आपका है। तो इस तरह से ये हो गया, ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक आवेश Q, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E, एक आवेश है Q, है ना, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबक क्षेत्र किसमें? B की उपस्थिति में गतिमान हो, है ना, दोनों है वहां पर, और उसी में चल रहा है। तो लगने वाला लॉरेंज बल होगा। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर चुंबक क्षेत्र ऐसे है, इसे यहाँ पर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है, एक कण का वेग का दिशा है, और इधर मान लीजिए कि चुंबक क्षेत्र है ऐसे। तो कण यहाँ पर आगे जा रहा है ऐसे, तो इस पर विद्युत क्षेत्र का बल ऊपर लगता है ना, और भी क्रॉस बी करिएगा ना, भी क्रॉस बी तो वो नीचे लगता है। ये एफ मैग्नेटिक फोर्स है, और एफ ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्स वैद्युत बल है, वैद्युत बल है। तो तो कण पर कुल बल दो गो बल लगा, तो कण पर बल कितना होगा? तो दोनों बलों का जोड़ होगा, है ना, कुल बल कितना होगा? तो बल वैद्युत वाला, वैद्युत बल, अब प्लस कौन सा बल, कौन सा? ये चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स। तो ये कितना आ जाएगा बताइए तो, ये कितना आ जाएगा? ये क्यू ई वेक्टर होता है, अब प्लस में ये होता है क्यू इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर, है ना। तो इसको हल करिएगा तो क्यू का कॉमन ले लीजिएगा, तो ई वेक्टर आई इन भी क्रॉस बी आएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कॉमन क्यू का लेंगे, सी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसको ना लॉरेंज बल का समीकरण भी कहते हैं, इसको लॉरेंज बल वो है जो बताए थे, सिर्फ ये लॉरेंज बल है, इसमें क्यों रहेगा यहाँ पर लॉरेंज बल, और ये लॉरेंज बल का समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 20। देखिए वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण को E तथा B के क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए, अविक्षेपित कह दिया। देखिए v वेग से गतिशील है आवेश, ठीक ना, और E और B के, E तथा B के क्रॉसित क्षेत्र में, देखिए ऊपर की ओर E है ना, और यहाँ पर मान लीजिए कि B है
आपके तरफ जेड दिशा में है ना, दोनों क्रॉसित है मतलब आपस में कट रहा है, ऐसे है। एक एक इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, तो इस तरह से चुंबक क्षेत्र है ना। हमारा हाथ समझिए, ये ऊपर की तरफ है, ये आपके तरफ है, तो दोनों आपस में इस तरह से क्रॉस किया है और इसी में चल रहा है। तो कह रहा है कि अविक्षेपित होना चाहिए, आवेश ना तो ऊपर जाए ना नीचे। बताए ना अभी आपको मोड़ करके हाथ कि ये विद्युत बल ऊपर लगता है, चुंबक बल नीचे। तो कह रहा है कि नहीं, कण इन बलों के प्रभाव में नहीं आए, यानी दोनों बल आपस में कैंसिल हो जाए। यानी कि जितना वैद्युत बल लगे, यानी एफ वैद्युत जितना ऊपर में लग रहा है बल, वैद्युत बल, उतना ही बल लगे कौन सा, चुंबकीय वाला, जितना ऊपर उतना ही नीचे। यानी कि क्यू ई बराबर हो किसके, क्यू ई किसके बराबर हो, तो क्यू वी बी के। क्रॉसित मतलब 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे साइन 90 का मान 0 कर लेते हैं। देखिए क्यू से क्यू यहाँ पे कट जाएगा, तो ई बराबर वी बी, यहाँ पर आपका ई बराबर वी बी आपका मेन आंसर होगा, ई बराबर वी बी होगा। अविक्षेपित मतलब ना तो कण ऊपर जाएगा ना नीचे, सीधे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का बल आपस में बराबर हो गया है, तभी ये अविक्षेपित की स्थिति आएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आज, है ना। चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है, ई के अनुपात, यानी जो बी बटा ई का मात्रक होता है, बी बटा ई का मात्रक। देखिए अभी हम लोग एक लाए थे ना, अभी तुरंत जस्ट पिछला क्वेश्चन में ऐसे था, ई बराबर कितना था, वी बी था। तब बताइए, हम अगर आपसे पूछें कि ई बटे बी बराबर क्या होगा, तो ई बटे बी बराबर भी होगा। और आपसे पूछें कि ई बटा बी का मात्रक बताइए, तो ई बटा बी बराबर भी माने वेग होता है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड भी कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड ना, यही है। ई बटा बी का मात्रक ना मीटर प्रति सेकंड, अगर बोर्ड में पूछे ई बटा बी का मात्रक, तो मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, या आप रख के निकालेंगे तो यही आएगा, बी में रख के टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो लेकिन ई बटा बी नहीं पूछा, बी बटा ई पूछा, इसका उल्टा पूछा है। तो उल्टा पूछेगा तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो बी बटा ई बराबर कितना आएगा, बी बटा ई बराबर बताइए कितना आएगा, बी बटा ई कह रहा है, ये उल्टा, तो ये भी उल्टा, सेकेंड बटा मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड बटा में मीटर हो जाएगा, मीटर। देखिए सेकेंड मीटर इनवर्स, इसका आएगा कितना, सेकेंड मीटर इनवर्स आ जाएगा, बी बटा ई का मात्रक सेकेंड मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये आपका सही हो रहा है ना, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। देखिए नेक्स्ट, यदि साइक्लोट्रॉन में, देखिए साइक्लोट्रॉन होता है ना, देखिए अवशोषित कण, उसमें कण भीतर डाल दिया गया है, चला गया है, या वो खींच लिया, ऐसा है यहाँ पर लिखा हुआ है। अवशोषित कण का आवर्तकाल कितना है, टी, तथा महत्तम चाल भी हो, तो इसमें संबंध। देखिए साइक्लोट्रॉन में ना मतलब ऐसे डीज होते हैं, इसी में आवेश ऐसे चलता है, आवेश ऐसे चलता रहता है। तो इसमें ना एक राउंड चलेगा तो आवर्तकाल कहलाएगा, आवर्तकाल एक समय होता है। तो आवर्तकाल का सूत्र होता है, आवर्तकाल यानी कि समय, आवर्तकाल माने समय समझिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ये समय है भाई, काल माने समय होता है, समय दूरी बटे चल, तो कितना दूरी चलेगा, आवर्तकाल कितना समय, एक राउंड का समय लेना है, तो एक राउंड का समय बराबर एक राउंड का दूरी, एक राउंड का दूरी मतलब क्या होगा, एक राउंड का दूरी मतलब परिधि हो जाएगा, परिधि, परिधि अब बटे में चाल। कैसे बताइए, ऐसे सोचिए, समय, ये समय है ना, समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। देखिए यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं, इसको टी से इंडिकेट करते हैं, और चाल को भी से। देखिए टी और भी ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, टी और भी ना व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए। साइक्लोट्रॉन न
किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए न उपयुक्त नहीं है। देखिए साइक्लोट्रॉन हल्के कण को नहीं कर पाता है। देखिए आपको बताते हैं इसमें हल्का कौन है, किसका वजन कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है ना, उससे 1837 गुना ज्यादा प्रोटॉन का वजन है। सोच लीजिए वैसे इलेक्ट्रॉन 1837 को रहेगा ना, तो उसका वजन जोड़ेंगे तो प्रोटॉन का वजन निकलेगा। प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन अच्छा इसमें देखा जाए प्रोटॉन से दुगना भारी ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। और ड्यूट्रॉन से दुगना भारी अल्फा कण है ना। तो देखिए इसमें हम देखें अगर तो सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि किस कण के लिए ना, किस कण को मतलब कि उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, किसको अच्छा ऊर्जा नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गति ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², है ना। वेग तो सबको देगा वो, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी में गति ऊर्जा अच्छा आएगा। तो द्रव्यमान ज्यादा होगा किसका किसका, इसमें सबसे अच्छा ऊर्जा आ सकता है, इसमें कुछ कम ऊर्जा, इसमें इससे कम ऊर्जा, इसमें बहुत कम ऊर्जा आएगा इसमें, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम है तो ऊर्जा भी कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर डी नंबर को अच्छा ऊर्जा नहीं दे पाएगा वो, ठीक। तो इसमें डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो वे क्या करेंगे, पूछ रहा है। देखिए दो समांतर तार है ऐसे, और इन तारों में ना विपरीत, एक में लाइन जा रहा है ऊपर एक में नीचे। तो आपको बताएं कंसेप्ट में कि इन दोनों के बीच जो होता है ना प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। विपरीत में धारा बहेगा, ये जो धारा है विपरीत में बह रहा है, एक ऊपर तो एक नीचे, तो आपस में प्रतिकर्षित होगा। अगर दोनों धारा एक ही दिशा में बहता ना, देखिए और दोनों धारा एक ही दिशा में बहता, तो ऐसे तारों में ना आकर्षण बल देखने को मिलता है ना। तो एक कंसेप्ट आप लोग को दे दिए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय गुण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। देखिए धारा पास द्वारा ना अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। देखिए बल आघूर्ण का मान, तो ये मोटर का एक तरह सूत्र है, आप लोग हम बता चुके हैं। टाउ बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस क्या बी वेक्टर होता है ना। ये ए नंबर यहाँ पर सही हो रहा है। आप इसी को इससे बनाते होंगे, टाउ बराबर लिखते होंगे एम बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। आपको बता दें ऐसे होता है, एम के जगह पर ना एन आई ए होता है ना, और ये होता है बी साइन थीटा। देखिए एन के जगह पर याद रखिएगा, एम के जगह पर एन आई ए, एम के जगह पर। एम को बोला जाता है चुंबकीय आघूर्ण। एम को क्या बोला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण, हम लोग उसको एम को बोलते हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है। देखिए तो चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है। और ये मोटर का सूत्र बताएं आप लोग को, हम ऐसे बताए हैं बी आई एन ए साइन थीटा, बिना साइन थीटा करके ना। चलिए ध्यान होगा आप लोग को, यहाँ पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण होता है। यही बात बताएं भी, एम बराबर होता है कितना, आई। मुख्य रूप से एम बराबर आई होता है, बाकी अधिक तारों के लिए अधिक फेरा है तो फेरा की संख्या एन से गुना कर लेते हैं, और ये ऐसे माना जाता है ना, ये क्षेत्रफल सदिश होता है। तो एम बराबर एन आई ए यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली में गैल्वेनोमीटर, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में क्या होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक होता है ना, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक होता है। देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उसमें
गैल्वेनोमीटर दो तरह का होता है, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। ऐसे गैल्वेनोमीटर रहता है ना, ऐसे गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखिए, इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आने वाला आगे, है ना। इसमें एक नरम लोहा का क्रोड होता है, इसी में तार दो गो एक निकलता है, यहाँ पे टर्मिनल होता है लाइन देने वाला, है ना, टर्मिनल। और इसमें सुई लगा होता है, यह स्केल पर माप दर्शाता है, यहाँ पर स्केल लगा होता है इसे, है ना। ये स्प्रिंग वगैरह इसमें लगा होता है जो इसको वापस लाता है इसे। अब देखिए, तो इसमें ना इसका विक्षेप के लिए सूत्र बनाए थे, आप लोगों को याद होगा, BINA, मोटर का जो सूत्र होता है ना, साइन थीटा बटे में क्या होता है, बटे में यहाँ पर के लिखा जाता है, के एक अचर है, अचर को के से दिखाइए, चाहे अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, अचर को आप किससे, सी से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं, है ना। खैर चलिए ध्यान रखिए इसका। देखिए, तो इसमें ना कह रहा है कि मतलब कि किसके समानुपाती होता है, क्या चीज, उसमें प्रवाहित धारा। तो धारा किसके समानुपाती है बताइए, धारा समानुपाती है थीटा के, थीटा समानुपाती किसके, आई के समानुपाती है ना। थीटा यहाँ पर किसके समानुपाती है, आई के। और बी को इधर फेंकते हैं तो बी नीचे ना चला जाएगा, तो धारा बी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे दिया है एक जगह, गौर से देखिएगा, ठीक है ना, दिया है कि समानुपाती ना, प्रवाहित धारा का मान समानुपाती है विक्षेप के साथ। विक्षेप मतलब जो कुंडली घूमता है ना, तो कितना डिग्री घूम रहा है उसी के साथ ये होता है, तो विक्षेप के साथ ये होता है। चुंबक क्षेत्र से तो व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, आप हल करके देखिएगा, इसमें नहीं होगा। प्रतिरोध का तो इसमें बात ही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, बताना है सुग्राहिता के बारे में ना, कैसे सुग्राहिता बढ़ता है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा सुग्राहिता के बारे में बता दें। देखिए सुग्राहिता कैसे होता है इसमें, देखिए धारामापी में ना एक सुग्राहिता सेंसिटिविटी होता है, वो होता है थीटा बटे में आई। थीटा का मान ये वाला रखिएगा ना, और नीचे में आई रखिएगा, आई से आई कटेगा, तो ये होता है बना साइन थीटा। ये सब आप लोग को विस्तार से बताया, बना साइन थीटा बटे में के बच जाता है ना। तो अब देखिए, इसमें कह रहा है कि सेंसिटिविटी जो होता है ना, वो कैसे, मतलब कि सुग्राहिता कैसे बढ़ सकता है। तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, चुंबक क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, या सुग्राहिता बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, या सुग्राहिता बढ़ाने के लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा, या सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ये घटाना पड़ेगा, है ना। जो स्प्रिंग में ऐंठन होता है ना, ऐंठन आघूर्ण, वो घटाना पड़ेगा। तो ये सब है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है हम लोग को। देखा दिखा है, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, फेरों की संख्या घटना नहीं होगा भाई, बढ़ाना होगा। देखिए अभी क्या सूत्र देखे थे आप लोग, बी एन ए साइन थीटा, है ना, बटे में के, ऐसे। तो कह रहा है कि फेरों की संख्या घटाकर, अगर घटाएंगे तो सुग्राहिता घट न जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है, सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, सुग्राहिता बढ़ाना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर, चुंबक क्षेत्र बढ़ाएंगे तो हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, क्षेत्रफल घटाइएगा तो सुग्राहिता भाई घट जाएगा, यहाँ सुग्राहिता बढ़ाना है। एक बार कि प्रति एकांकी ऐंठन को बढ़ाकर, के का मान को बोल रहा है, ऐंठन नियतांक को बढ़ाकर, अगर के बढ़ाएंगे तो एस घट न जाएगा, सुग्राहिता घट जाएगा। यहाँ पर सही होगा बी नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही। देखिए अभी आप देखे थे यहाँ पे इस बराबर कितना आया था, बना साइन थीटा, ऐसे बटे में क्या, के, BNA बोलना चाहिए। देखिए, तो इसमें ना नियतांक पूछ रहे, नियतांक किसमें ना कौन कौन नियतांक है,
जब गैल्वेनोमीटर बन गया तो चुंबक फिक्स हो गया, फेरा की संख्या निश्चित हो चुका है, एरिया कॉइल का साइज भी निश्चित हो चुका है और के भी निश्चित है। तो यही सब नियतांक होता है इसमें। बी एन ए बटा के कहीं दिया है, बी एन ए बटा, देखिए दिया है उल्टा दिया है। आप बी एन ए बटा में के कहाँ दिया है, ऊपर में बी एन ए नहीं दिया है कहीं भी। देखिए एक बात समझिए, अचर पूछा नहीं, कौन इसमें क्या है, नियतांक है। अगर ये ऐसे नियतांक है तो उलटने पर भी नियतांक रहता है। देखिए ये के के बटा में कितना, बी एन ए, बी एन ए, ये भी एक अचर है, ये भी क्या है, एक अचर है। जैसे मान लीजिए कि 5 को हम लोग अचर कहते हैं कि 5 अचर है, 5 मतलब 5 रुपया होता है, पॉकेट में अगर है तो हमेशा 5 रुपया एक फिक्स राशि है। तो 5 का उल्टा भी तो कर सकते हैं, 5 का उल्टा करेंगे 1/5, इसका ही मान तो 0.2 होगा, ये भी तो हमेशा 0.2 ही रहेगा, ये भी एक अचर होता है। यानी अचर अगर है कोई तो उसको व्युत्क्रम भी अचर होता है, तो ये भी एक अचर के बटा में। तो के नहीं देखे यहाँ पे सी दिया है, हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, सी बटे में एन ए बी। हम बताएं आपको शुरू में, एकदम लगातार आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो के जवाब पर सी भी कई जवाब देता रहता है। ठीक, ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझिए, दिक्कत हो एक बार फिर से पीछे करके देखिएगा। देखिए एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर है और उसको ना अमीटर में बदलना है, तो कैसे जोड़ते हैं। देखिए आपको बता दें, गैल्वेनोमीटर को ना अगर एमीटर बनाना हो ना तो क्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था ना, इसको एमीटर बनाना है ना, तो इसके साथ समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं। शंट एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, यही शंट है, एक प्रतिरोध होता है। बस ये एमीटर बन गया। जब गैल्वेनोमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ देते हैं ना, तो ये एक एमीटर बन जाता है। अब ये एक एमीटर बन गया, गैल्वेनोमीटर क्या बन गया, एमीटर। देखिए अब क्या करेगा ये, जब धारा आएगा ना ज्यादा, जब धारा ज्यादा आएगा तो मान लीजिए यहाँ से धारा आया कुछ 100 आ गया धारा, है ना, तो अधिकांश धारा को ना ये इधर से पार करा देता है, इधर धारा चला जाता है। अधिकांश धारा मतलब 100 आया तो 100 में से मान के चले कि 98 इधर से चला गया। अब मात्र 2 एम्पियर क्वाइल में जा करके आया, इससे क्या हुआ, क्वाइल बच गया। अगर 100 एम्पियर आता, अगर शंट नहीं रहता तो 100 एम्पियर जाता क्वाइल में, क्वाइल को जला देता, ऐसे क्वाइल जल जाएगा। तो क्वाइल बचाने के लिए शंट का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, एमीटर। इसमें शंट कैसा होना चाहिए, तो शंट वाला रास्ता जो होना चाहिए ना, लाइन को ना, लाइन जब यहाँ से आए तो लाइन आए ना, तो लाइन को इसमें जाना अच्छा लगना चाहिए, इसमें जाना हेडक लगना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा बताइए, शंट का प्रतिरोध ना एकदम कम रखते हैं। शंट का प्रतिरोध कम रहेगा ना, इसमें रुकावट कम रहेगा, खूब अच्छा एकदम जाने का रास्ता रहेगा, तो लाइन को यही पसंद बनेगा। अधिकांश लाइन इधर से जाएगा तो ये बच जाएगा। तो शंट का प्रतिरोध न एमीटर में कम होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एमीटर बनाते समय एकदम कम शंट लेना है। तो एमीटर कैसे बनता है, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट जोड़कर। देखिए आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन चुनिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन पढ़िए, चुनिए, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना है, ये सही आप यहाँ पर है, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, है ना, ये है इसमें। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। शंट का उपयोग क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर में, है सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ना भाई। शंट ना रहे ना तो बल्कि अच्छा सुग्राही रहेगा, शंट जोड़ने के बाद तो उसका सुग्राहिता जो होता है वो बढ़ जाता है, वो अधिक अधिक लाइन लगता है मापने। अब देखिए क्या पूछा है, शंट का उपयोग क्यों किया जाता है ना, तो शंट का प्रतिरोध उपयोग इसमें ना जो करते हैं ना, शंट का जो उपयोग करते हैं वो किस कारण से, उसे वोल्ट में बदलने के लिए, हाँ वोल्ट मापी भी बन सकता है उससे, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए। देखिए ये भी सही है, उसका प्रतिरोध ना, ये तो बात सही नहीं है। देखिए ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है, ये सही ज्यादा है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको टिक मारते, सबसे अधिक ये सही है।
इस चारों ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का, ध्यान दीजिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर, अभी आपको एमीटर दिखाए थे ना बना करके, ये कब आदर्श एमीटर होगा बताइए। आदर्श एमीटर कब बनेगा, जब शंट का प्रतिरोध ना बहुत कम रहे। बहुत कम बताइए कितना होगा, बहुत कम, 0 ओम, 0 ओम, है ना। यानी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का, आदर्श एमीटर जो होता है ना उसका शंट का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। बहुत कम लीजिए, जितना कम लीजिएगा लाइन इधर से जाएगा और ये सुरक्षित बचा रहेगा। जब ये बहुत दिन तक एमीटर चले ना, मान लीजिए आप एमीटर मार्केट से किन के लाए और खूब दिन तक चला, तो आप कहेंगे ना कि बहुत बढ़िया है। किसी को खरीदने का होगा ना तो आप इसी कंपनी का बोलिए कि अच्छा है, बहुत दिन चल रहा है। अब बहुत दिन कब चलेगा, जब शंट का प्रतिरोध बहुत कम रहेगा, तो वो आदर्श एमीटर में आ जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए इसमें देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर में प्रतिरोध कैसा होता है, तो कह देंगे हम लोग शून्य, कहिए शून्य, शून्य मान का प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारामापी, एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम। ध्यान से वो देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया हल्का सा, एकदम घबराना नहीं है। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा है तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन को साथ में देखिएगा, 33 से लेकर के और आगे तक जो भी है एकदम एक साथ देखिए, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। देखिए बल्कि जहां से गैल्वेनोमीटर का बात शुरू वहां से हम आपसे कहेंगे। देखिए एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, ठीक है। इससे अधिकतम 2 एम्पियर की धारा मापा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना, यहाँ पर गौर करिए, ये कह रहा है कि जो धारामापी है ना, ये धारामापी, इसका कुंडली का प्रतिरोध दिया है, कुंडली में ढेर सारा तार लगा है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए 12 ओम है। इसमें से कितना, 2 एम्पियर धारा मापा जा सकता है इससे, है ना। 2 एम्पियर धारा इससे मापा सकता है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 2 एम्पियर धारा की माप किया जा सकता है। अब प्रतिरोध कितने, 12 ओम है। इसमें कितने मान का प्रतिरोध लगाकर एमीटर बनाया जाए कि वो 5 एम्पियर तक धारा माप सके। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें कितना एम्पियर का लगाया जाए ना प्रतिरोध कि ये 5 एम्पियर धारा माप सके, 5 एम्पियर धारा माप सके। ये प्रतिरोध कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। देखिए आप लोग को ना हम एकदम अच्छे से बताते हैं कैसे है। इसका चित्र हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक। और इसका प्रतिरोध कितना दिया है, 12 ओम दिया है। इसमें धारा कितना जा सकता है, 2 एम्पियर जा सकता है। अब कह रहा है किसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, प्रतिरोध, और कितना मान का प्रतिरोध जोड़िएगा कि अब इसमें 5 एम्पियर धारा देना, तब भी अच्छा से काम हो जाए, ये माप सके। 5 एम्पियर लाइन देंगे तब वो काम कर सके। तो इसका क्षमता कितने मान का है, 2 एम्पियर का क्षमता है, और देना कितना है, 5 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर को इधर से भगा देना है, यानी कि इधर से 3 एम्पियर चल जाना चाहिए। जब 5 आएगा ना तो 2 इधर से जाएगा, कॉइल में से जाएगा, और 3 इधर से चल जाएगा। 5 आएगा ना तो 2 कॉइल में से घूम के आएगा और 3 एम्पियर सीधे चला जाएगा, तभी अच्छा होगा। तो अब आप लोग इस मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए। मान लीजिए I1 का मान हो गया कितना, ये 2 एम्पियर, और ये I2 का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो आप एक बात समझिए, ये समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो इसका विभवांतर बताइए, विभवांतर धारा गुने प्रतिरोध होता है, V बराबर IR। तो I1 R1, देखिए I1 R1 इसका विभवांतर, और फिर इसका भी विभवांतर निकालिए, धारा गुने प्रतिरोध I2 R2। कैसे, I2 R2, ये जो है ना वो सेम होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसमें मान रख देंगे, बस ये बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, I1 का मान कितना दिया है, 2, R1 का मान कितना है, 12, I2 का मान कितना दिया है, 3, R2 का मान यहाँ पर नहीं दिया है। तो R2 बराबर कितना होगा,
12 दूनी के 24 में 3 से भगा देंगे तो R2 कितना आएगा, R2 24 भागा 3 8 ओम, ये 24 भागा 3 8 ओम आएगा। यानी कि 8 ओम समांतर में जोड़ देंगे तब ये एमीटर जो 2 एम्पियर मापता है अब 5 एम्पियर तक मापने लगेगा। इसका माप क्षमता बढ़ गया पहले से। देखिए समांतर क्रम में 8 ओम जोड़ना होगा, समांतर क्रम में 8 ओम जोड़ना होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है ना? समांतर क्रम में कितना ओम, 8 ओम जोड़ना होगा। देखिए आप लोग खूब अच्छा सिखाए सवाल, अगर आप वाकई में सीखे ध्यानपूर्वक तो अगला क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से हमको। देखिए रोक के ट्राई कीजिए, तब जल्दी से रोक के ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं। एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 19 ओम है ना? देखिए यहीं पर देख सकते हैं, क्या ऐसे हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर है ना कि 19 ओम यहाँ पर प्रतिरोध दिया है, 19 ओम इसका R1 का मान, ठीक है, दिया है। इससे अधिकतम 2 एम्पियर की धारा मापा जा सकता है, इससे ना 2 एम्पियर की धारा माप सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने मान का प्रतिरोध लगाकर एमीटर बनाया जाए कि वह 40 एम्पियर तक माप सके, बताइए। इसमें दिया जाए कितना, 40 एम्पियर लाइन देना है तो इसमें एक शंट जोड़ना पड़ेगा, प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। जब इधर से 2, देखिए इसका क्षमता 2 है, इधर 40 आएगा तो 38 इधर से निकलेगा, 38 एम्पियर। तो इसका मान बताना है, ये R2 कह देते हैं, इसका मान बताना है। ये I1 है, I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर, और ये I2 है, देखिए यहाँ पे छोटा हो गया, देखिए I2 का मान कितना है, ये 38 है। तो बनाइए ये R1 I1 कैसे होगा बताइए, I1 R1 बराबर कितना, इसका R2 I2 R2। देखिए समांतर क्रम में ना, समांतर क्रम में ना क्या होता है, विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये 40, ये 2 है, 40 आया तो दो जाएगा कॉइल में और 38 जाएगा साइड से, तो इसको माने I1, ये I1 R1 बराबर ये I2 का मान 38 है, R2 निकालना है। बस मान रखेंगे तुरंत निकल जाएगा। कितना आएगा, 2 गुने 19, देखिए तो कितना आएगा भाई बताओ लोग, 2 गुने 19 बराबर है कितना, 38 गुने R2, तो 19 दूने के 38 है ना। R2 बराबर कितना है बताइए, R2 बराबर आपका आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं, गलती हम बोल रहे हैं, यहाँ 1 ओम होना था, ये गलती हो रहा है, क्या बोलना है, 1 ओम बोलना है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। कभी भी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ओम बोलना हम लोग को है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई इसके लिए सॉरी। चलिए ओम होता है, इसका मात्रक 1 ओम हम लोग टिक करेंगे, ये वाला है ना। पिछला सवाल का भी आपका जो आंसर आया था वो कितना आया हुआ था, आप वहां पे देखे हैं, उसमें जो आया हुआ था आपका आंसर वो आप ध्यान रखिए, उसको भी हम लोग ओम में ही रखते हैं, ठीक ना। अब ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित की जाती है। जितना लाइन आएगा ना उसमें 5% गैल्वेनोमीटर में जाएगा। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना हो, G हो, तो शंट का मान पूछा है, शंट का मान पूछा है। देखिए कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा ये कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ देखिए धारा यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर ऐसे, और 5% धारा इसमें जा रहा है, यहाँ प्रतिरोध लगाए थे। देखिए 5% धारा इसमें, मान लीजिए कि परसेंट जब हो ना, कुल धारा को 100 मान लेते हैं, जब भी परसेंट में हो तो मेन को 100 मानना चाहिए। ये 5 इधर आया तो इधर जाएगा 95, तो
इसका प्रतिरोध जी है तो इसका प्रतिरोध बताना है शंट का। तो एकदम आराम से निकाल सकते, 5 इंटू देखिए धारा गुने प्रतिरोध, 5 एम्पियर गुने जी, 5 गुने जी बराबर कितना 95 गुने एस, ये 95 गुने एस। तो एस कितना आपका आएगा, यहाँ आपका एस आ जाएगा कितना, एस बराबर कितना आ जाएगा 5/95, 5g/95, ये 5 से 19 बचे 95, g/19 होगा। देखिए आपको ना ऐसा लोग ट्रिक भी दे देते हैं, ट्रिक भी, इसका ट्रिक होता है ना, शंट का प्रतिरोध निकालना है तो जो गैल्वेनोमीटर में धारा जा रहा है वो अब बटा में कुल धारा में से घटा दीजिए गैल्वेनोमीटर का धारा और गुने में कर दीजिए क्या चीज, शंट का वो जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है। ऐसे ही बन जाता है सवाल। देखिए इसमें बढ़ जाएगा तो किससे आएगा 5/100 - 5 है ना, गुने क्या जी, ऐसे। अभी पीछे में जितना क्वेश्चन बनाया तीन ना, तीनों क्वेश्चन में इसको लेकर 3 हुआ, तीनों में ये लग सकता है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा कितना g/19, बना के देख लीजिए, ये आपका g/19 आएगा। तो इस तरह से ये हो गया, g/19 कहाँ इसमें दिया गया है, ये आपका हो जाएगा सही। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जब किसी क्या लिखा है, जब किसी एमीटर को क्या लिखे शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा का क्या होता है। देखिए जब उसको शंट कर देंगे ना तो उसकी माप सीमा, इसकी माप सीमा ना बढ़ जाता है। पहले आप देखें ना कि पहले एमीटर 2 एम्पियर माप रहा है, आज वो शंट कर देते हैं तब 40 एम्पियर का भी माप दे रहा है ना। और स्केल बस बदल दिया जाता है और स्केल में बदलाव कर देते हैं लिख करके, है ना। तो माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है, ये टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है ना वो तो भाई घटता है, पक्का घटता है, बढ़ता नहीं, स्थिर नहीं घटता है। इससे ना कि एमीटर मान लीजिए पहले 1 ओम का मतलब कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है ना। तो ऐसे है जब उसी में शंट लगाते हैं तो शंट उससे भी ना कम प्रतिरोध का लगाते हैं, तो कम प्रतिरोध का लगाएंगे तो एक तरह से क्या होता है, जो होता है मीटर उसका नेट प्रतिरोध घट जाता है, जिससे पूरा परिपथ का एक प्रतिरोध पहले से कम हो जाता है, तो घटती हम लोग टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट कर रहा है, 1 मिली एम्पियर परास तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी को 10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उनके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा। देखिए अब क्या बना है, अब बना है क्या चीज, वोल्ट मीटर। अब क्या बना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी बना है। 1 मिली एम्पियर परास से और 1 ओम प्रतिरोध वाला है वो, और 10 वोल्ट मापने लायक उसको बना है। देखिए इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए ऐसे है, देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक, और इसमें धारा का क्षमता कितना है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसके साथ ना इस ये दिया है, और क्या दिया इसमें देख लीजिए, तो इसमें दिया है 1 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी। धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया है, 1 ओम दिया है। धारामापी का प्रतिरोध इसका दिया है R1 बराबर 1 ओम दिया है, और ये I1 आई हो गया, समझिए कि आई का मान हो गया। तो इसके साथ में शंट ऐसा जोड़ना है, एक शंट इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें शंट ना श्रेणी में जोड़ते हैं, है ना। तो ये कितना मान का शंट लगाया जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ना 10 वोल्ट तक अब माप सके। इस पूरा का पूरा जो बन गया ना, जो पूरा का पूरा ये जो बन गया, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर अलग अलग, इसका विभवांतर मान लीजिए V1, इसका V2। तो ये जो पूरा सिस्टम बन गया ना, टोटल सिस्टम जो बन गया वो कितना आप माप सके बताइए, कि 10 वोल्ट तक माप सके। देखिए हम इसको
ऐसे कह सकते हैं ये टोटल सिस्टम ना कितना माप सके 10 वोल्ट तक, ये टोटल वोल्टेज हो गया। तो हम इसको इससे हल करते हैं। इसमें सूत्र होता है श्रेणी क्रम में विभवांतर जोड़ना होता है, V1 प्लस V2 बराबर कुल विभवांतर। तब बोलिए इसमें धारा कितना आएगा, बोले धारा बताइए। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, श्रेणी क्रम में जो यहाँ धारा जा रहा है वही धारा यहाँ जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ये कैसे हल होगा यहाँ पर गौर से समझिएगा। इसका बताइए विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है, इसका विभवांतर V बराबर आई आर। तो आई आर वन बल्कि आई आर वन, इसका होता है कितना आई आर टू, इसमें भी धारा वही रहेगा, धारा सब सेम रहता है। आई आर टू बराबर कितना, नेट वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। यहाँ आई दोनों में है, आई का कॉमन ले सकते हैं, आई का यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर कितना 10। तो R1 प्लस R2 बराबर 10 बट्टे में आई। तो R2 कितना आएगा 10 बट्टे में, देखिएगा 10 बट्टे में आई का मान कितना दिया है, आई का मान कितना दिया यहाँ पर 1 मिली एम्पियर दिया था ना, प्रश्न में देख लीजिए 1 मिली एम्पियर दिया था ना, हाँ 1 मिली एम्पियर दिया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिली एम्पियर है ना, और माइनस में R1 चला गया है। देखिए 10 ये आई है, ये आई है, आई का मान कितना ले लिया हम, आई का मान 1 मिली एम्पियर, R1 उधर जाए घट गया। तब इसको हल कर लेते हैं। 10 मिली मतलब होता है 10 के पावर -3 और माइनस R1 का मान कितना है 1 दिया हुआ है। ध्यान से आप लोग देखिए इसको ना दो बार 3 बार आप लोग देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 10 और ये माइनस से तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 बनाएगा ऊपर में, 10 के पावर 3 माने 1000 -1, तो ये 10,000 हो गया। 10,000 में से घटा दीजिए, ये 10,000 हो गया, तो 9,900 ऐसे बचेगा ना, इतना 10,000 में से 1 घट जाएगा तो 9,999, यानी इसमें प्रतिरोध कितना आ रहा है भाई, इसमें प्रतिरोध आ रहा है 9,999, बहुत ज्यादा। देखिए आप देखिएगा ना जो वोल्ट मीटर होता है ना उसमें बड़ा बड़ा प्रतिरोध मिलता है, ए मीटर में ना छोटा छोटा प्रतिरोध मिलता है ना। ध्यान से देखिए इसका आगे हम उपयोग करेंगे अभी तुरंत। देखिए 9,999 का हाँ श्रेणी क्रम में इसमें जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर वाले में ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए ये लेकिन ये कम है, ये वाला आंसर सही होगा, सही में ये सही होगा 9,999 ओम श्रेणी क्रम में। ये हम गलती अभी ठीक कर रहे हैं, ये गलत है। तो इस तरह से ये हो गया, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है ना, अगर पूछता ए मीटर मापता है तो ए मीटर धारा मापता है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। देखिए खूब बढ़िया वोल्ट मीटर चाहिए, तो खूब बढ़िया वोल्ट मीटर में ना खूब ऊंचा प्रतिरोध लगाते हैं, एकदम हाई हेवी प्रतिरोध, उच्च मान का अति बृहद, हाँ अति बृहद। आदर्श वोल्ट मीटर में ना प्रतिरोध जो होगा ना वो अति बृहद होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये हो गया। तो चलिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिए। और आप लोग इतना देर तक बने हुए हैं तो बहुत ही आपके पास पैसेंस है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए, एग्जाम में बेस्ट नंबर लाइए आप लोग। थैंक यू सो मच, इतना ही।